पहले तो ईरान ने पाकिस्तान की फजीहत की, लेकिन अब हालात ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाली है। दरअसल जमीयत उलेमा के नेता मौलाना फजल उर रहमान ने शहबाज सरकार को घेरते हुए उन्हें ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने शहबाज शरीफ पर मुसलमानों के कत्ल का भी आरोप लगाया है। मौलाना फजल उर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान सरकार इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रही है और इसी को लेकर मौलाना फजल उर रहमान 12 अप्रैल को मर्दाना से मार्च निकालेंगे, जो शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। शहबाज सरकार पहले से ही अफगानिस्तान, टीटीपी और बीएलए के हमलों से परेशान है, तो क्या मौलाना का मार्च पाकिस्तान के टुकड़े कराने में अहम साबित होगा? क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए मौलाना फजल उर रहमान का ये बयान। कुछ इसीलिए कर रही है कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका इस वक्त इसराइल की पुष्ट पे खड़ा है। उन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। अभी उनका फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से पेट नहीं भरा कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। लबनान पे वो कत्ल गारतगरी कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया को घेरा हुआ है। पूरा खलीज इम्तिहान से गुजर रहा है और हमारी हुकूमत ये सब कुछ इसीलिए कर रही है कि वहाँ से लोगों की तवज्जो हट जाए और यहाँ के मकामी मसाइल पर उनकी तवज्जो मरकूज रहे। तो ये भी पब्लिक की नज़र में भी होना चाहिए कि ये सारे हालात अपनी कौम के लिए इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि इसराइल जैसे सफ़ाक, कातिल और काबिज़ एक क़ुव्वत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और उनको पस मंज़र में ले जाया जा सके और इस्लामी दुनिया में जो कत्ल गारतगरी हो रही है वहाँ पर अमेरिका को रिलीफ दी जा सके। लिहाजा इस सियासत को हमें समझना होगा, इनके नापाक इरादों को हमें समझना होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 अप्रैल को मर्दान से एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से हम इनके खिलाफ कलमे हक बुलंद करने के लिए आगाज़ कर रहे हैं। तो आपने भी सुना मौलाना फजल उर रहमान का ये बयान, जहां उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में काम कर रहा है और मिडिल ईस्ट की जंग का असर साफ तौर पर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है और जो टेंशन यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, हर उस मुस्लिम देश पर यह प्रेशर है कि वो एक साइड डिसाइड कर ले। जहां एक तरफ पाकिस्तान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, तमाम देशों के जो प्रतिनिधि थे वो यहां पर पहुंचे थे और बातचीत यहां पर की थी। एक तरफ 60 देशों के द्वारा एक साथ बातचीत की गई, तो वहीं पाकिस्तान में भी बातचीत हुई थी, मंत्री यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिख रहा था क्योंकि अब पाकिस्तान में गृह युद्ध की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान पर यूएस का प्रेशर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक सेंटिमेंट और वहीं इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि तीनों तरफ से मार यहां पर पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब एंट्री होती है मौलाना फजल उर रहमान की, जिनका बयान यहां पर सामने आया है। मार्च निकालने की तैयारी यहां पर 12 अप्रैल से की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और चलिए इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। एयर कमोडोर संजीव मेहंदी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अली अशरफ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पाकिस्तान एक तरफ मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था कि मध्यस्थता यहाँ पर हो जाए, समझौता यहाँ पर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में तो खुद गृह युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी आपने बात की कि मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश कर नहीं रहा, वो मीडिएटर बन चुका है। आई थिंक आपको इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो हैशटैग है वो आपको ट्रेंड करता हुआ नजर नहीं आया।
एक्चुअली पाकिस्तान ने इस रीजन के अंदर, रीजन के पीस के लिए जो रोल अदा किया है, आई थिंक वो एक रोल मॉडल है पूरे रीजन के लिए। और इंडिया को भी इसी तरह का रोल जो है वो अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लेग पुलिंग की तरफ जाएं और बजाय इसके कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने की तरफ जाएं। आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए इस पीस प्रोसेस के अंदर, और आप लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को भी है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर इस वक्त कितना एलपीजी का शॉर्टेज है, आपकी टेक्सटाइल बंद हो गई है, आपका जो 6% ग्रोथ का ख्वाब है वो चिकनाचूर हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है आपके फायदे के लिए हैं। एक्चुअली अगर पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है तो फायदा कौन लेगा? फायदा इसका इंडिया को होगा, पाकिस्तान को होगा, पूरे रीजन को होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। संजीव मेहंदी रत्ता जी, अली अशरफ जी की बातों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर पीस लाने का काम कर रहा है, इसका फायदा यहाँ पर भारत को होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है? रुकता है तो पूरी दुनिया को इसका फायदा होने वाला है, इसमें किसी बात का शक नहीं है। पूरी दुनिया ही रिसेशन में जा रही है और इकोनॉमिक बैटल से जूझ रही है। अगर ये वॉर कम होता है या रुकता है, स्थिति थोड़ी बेटर होती है, तो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अमेरिका, सभी को फायदा होने वाला है। दूसरी बात, अगर हम आज की पाकिस्तान की स्थिति की बात करने अगर यहाँ उतरे हैं, क्योंकि कुछ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल पाकिस्तान को 3-4 चीजें कंटिन्यूअसली लगातार एक ही वक्त पर उनके ऊपर आ गई हैं। IMF के लोन्स के साथ वो कंट्री चल रही है अभी, और IMF अपने प्रोग्राम्स भी उन्हें कन्वे करता रहता है और फोर्स भी करता है। उनके पास ज्यादा लिबर्टी नहीं है अपने आप पैसा खर्च करने की, क्योंकि वो लोन के अंडर है। दूसरे, इस फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण वहां पर अगर आप देखें, फ्यूल की कॉस्ट आज 460 के करीब पहुंच गई है, और अभी मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक अनाउंसमेंट किया है कि वो 80 रुपए एकदम से कम करने वाले हैं पेट्रोल के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट से। तो उस तरह से बहुत परेशानी वहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है, और इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है कि और भी 2-3 प्रॉब्लम्स सेम टाइम पर उनके ऊपर आ गई हैं। अफगानिस्तान वॉर तो चल ही रहा है, सिक्योरिटी सिचुएशन में TTP के हमले भी उन पर होते रहते हैं, और उन्होंने तालिबान से कहा भी है कि इसे कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए और जरूरत है इस वक्त पर। तो सिक्योरिटी सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी इनस्टेबल है 2022 के बाद, जब से इमरान खान वहां से गए हैं और जेल में रहे, तब से ऑपोजिशन भी इसका पूरा फायदा उठाना चाह रही है, और स्थिति को जब भी थोड़ी कमजोर होती है उसे और इनस्टेबल करने की कोशिश करती है ऑपोजिशन, और वहां पर सिविल वॉर कराने की भी कोशिश करती है, और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो इन चारों चीजों से जब वो लगातार घिर रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि उनके कुछ लोग, स्पेशली कराची में इकोनॉमिक इफेक्ट ज्यादा देखा जा रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो काफी कंट्रोल्ड हैं, और अगर उनकी पुलिस इसे कंट्रोल में रख सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर जहां बॉर्डर्स की तरफ आप देखेंगे, बलूच और जो दूसरे बॉर्डर है उनके, उस तरफ उन्हें सिक्योरिटी सिचुएशन को झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल वो 3-4 बैटल कंटिन्यूअस लड़ रहे हैं, और इस बीच अगर वो ईरान के साथ भी कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि ट्रस्ट लेवल बहुत कम है। ईरान और पाकिस्तान का भी ट्रस्ट लेवल कम है, और एक टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक वॉर पैक्ट है कि अगर एक पर अटैक है तो दूसरे पर भी माना जाएगा। उस हिसाब से ये वॉर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑलरेडी वॉर में है along with Saudi Arabia against the Iranian regime। और जबकि कुछ वहां पर एलिमेंट्स हैं शिया के जो कि ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण पाकिस्तान को आज जो स्थिति है उसमें से गुजरना पड़ रहा है, और इसी बीच UAE ने अपना लोन भी वापस मांग लिया है, वो भी इस वक्त पर जब पाकिस्तान खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। तो उसके कारण अभी सामने नहीं आए हैं, मगर बहुत जल्दी वो भी सामने आ जाएंगे। जी ठीक है।
अली अशरफ जी, जो बगावत पाकिस्तान में हो रही है, 12 अप्रैल को रैली निकालने की बात हो रही है सरकार के खिलाफ, क्या एनालिसिस आपका है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो दबाव पड़ रहा है पाकिस्तान पर और ईरान के खिलाफ खड़े होने की जो बात यहाँ पर आ रही है, क्या ये उस वजह से हो रहा है? आपका एनालिसिस क्या है? आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखें, एयर कमोडोर साहब ने 3-4 चीजों को एड्रेस किया है। मैं डेफिनेटली उनका आंसर करना चाहूंगा ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ आपके जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंच जाए। देखिए, जहां तक रहेगी बात, जो एक सेक्टेरियनिज्म होता था जिसमें शिया सुन्नी होता था, वो आज के इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और तकरीबन पाकिस्तान की सोसाइटी में से वो तकरीबन खत्म हो चुका है। यहाँ पे अब कोई फर्क नहीं है, शिया सुन्नी सब हम एज अ नेशन हम जो है कोई किसी भी चीज को फेस करते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है इस तरह की। दूसरी जो चीज उन्होंने कराची की बात की, तो एयर कमोडोर साहब को अपडेट कर दूं कि इस वक्त जो कराची पोर्ट्स हैं वहां पे 2 नई बर्थ बनी है और इस वक्त जो पोर्ट है वो इतना बिजी है कि वो सरप्लस में है। तो मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो चैलेंजेस हैं वो हमेशा हर स्टेट के अंदर होते हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे सेपरेटिस्ट हैं, वहां पे वो हर रोज आपकी फोर्सेस को मार रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक रह गई बात, अभी जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक पॉलिटिशियन है और हर पॉलिटिशियन का हक है, हर जमहूरियत के अंदर उसका हक होता है कि वो जो भी उसकी वॉइस है उसको रेज करने के लिए वो एहतजाज करता है। अगर वो नहीं सुनी जा रही है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये उनका राइट है, वो आएंगे, वो डेफिनेटली अपना जो भी एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, वो करेंगे, चले जाएंगे। इसमें बगावत की बात कहां से आ गई ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप इसको बगावत के साथ कैसे जोड़ रहे हैं। अगर आपके जो गांधी साहब हैं वो हर रोज प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों के ऊपर मार्च करते हैं, तो क्या वो बगावत कर रहे होते हैं या वो सेपरेटिस्ट हो गए? नहीं, वो बगावत नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअल में आपकी आवाम को एजुकेट कर रहे होते हैं, जो शायद हुकूमत उस वक्त की वो नहीं कर पा रही होती है। तो मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो यही कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा जो इत्तेहाद है वो हमारे हमसाए के साथ हो, हमारा जो टिल्ट है वो हमारा हमसाए के साथ हो। लेकिन यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया की बात की, यस, वो भी हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली नेशन है, मुस्लिम ब्रदर है हमारा, और हमने, मेरा ख्याल है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से सऊदी अरेबिया को भी जो है इस पूरे वॉर के अंदर जो है उनको समझाया है कि एक्चुअल में ये वॉर है क्या, और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो किस तरह से सेक्टेरियनिज्म को जो है वो हवा देकर हमारी पूरी जो मिडिल ईस्ट है और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छे से जो है वो हम हैंडल कर रहे हैं। और जो तालिबान वाली बात है, जो टीटीपी है, डेफिनेटली इंडिया की उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट है, वो एक इंडिया का एसेट है, तो वो टेररिज्म तो करेगा, हम उसको हैंडल भी करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है अली अशरफ जी, एक छोटा सा सवाल कि अमेरिका का किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है पाकिस्तान पर, क्या आप इस बात को खारिज कर रहे हैं? अमेरिका का प्रेशर किस तरह का हो सकता है? इस वक्त तो अमेरिका को हमारी जरूरत है। अमेरिका हमें कह रहा है कि हमारी सुलह करवाइए, हमें इस जंग से निकालिए, ये अमेरिका इस वक्त कह रहा है। आप उनके बयान सुनिए कि आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब जितने फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, क्या कोई सुपर पावर का जो लीडर है या उनका जो सरबराह है वो क्या इतना फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है कि वो जो इंटरनेशनल मीडिया पे आके अपने अपोनेंट एनिमीज को गालियां देना शुरू कर दे, या वो ऐसे वर्ड यूज करना शुरू कर दे जिससे उसकी अपना एजुकेशन लेवल जो है वो नजर आता है कि वो बहुत ही कोई थर्ड क्लास आदमी है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है और हम उसकी भी हेल्प कर रहे हैं। जिस तरह कमोडोर साहब ने कहा कि अगर ये पीस हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप लोग इस चीज से सहमत हैं कि पाकिस्तान, अगर ये पीस हो जाता है और पाकिस्तान इस सारी चीज में करने में कामयाब हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको एप्रिशिएट करना चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और जैसा कि आपने सुना अली अशरफ जी का स्टेटमेंट, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो किसी प्रेशर में नहीं है, साथ ही जो विरोध के सुर उठ रहे हैं पाकिस्तान में कि प्रधानमंत्री पर ये आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, साथ ही लगातार हमले जो चारों तरफ से हो रहे हैं उसमें वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात वैश्विक स्तर पर यह भी है कि पाकिस्तान यूएस के प्रेशर में काम कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चलो जी, अभी मैं सुन रहा था अली अशरफ जी को। मैं कई बार सोचता हूं कि पाकिस्तान तो खैर, और पाकिस्तान की जो भी बात रखते हैं वो किस तरह से बात को रखते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं। अभी अमेरिका को खूब सुना रहे थे, अमेरिका को बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प ये, डोनाल्ड ट्रम्प ये।
मैं मतलब बड़ा बुरा मत मानिएगा अली भाई, लेकिन आश्चर्य होता है जिसका नमक खा रहे हो उसी को आप इस प्रकार से लताड़ना शुरू कर देते हो। किस जी। प्रकार से आप ऐसा कर लेते हो, मुझे समझ में ये बात नहीं आती। और रही बात पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लेने की बात कर रहा है कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान शांति का समर्थक है। पाकिस्तान तो इसलिए कर रहा है कि कल को जब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा तो पाकिस्तान के थ्रू करेगा और पाकिस्तान के सोल्जर्स को उतारा जाएगा मैदान में किराए के सैनिक की तरह। आप जानते हैं सऊदी के साथ में इनका टाई अप है। और अभी जैसे हमारे साथ में जो राणा सर ने बताया भी कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है। और आपको याद होगा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तब पाकिस्तान ने सऊदी से मदद मांगी, तब सऊदी ने मना कर दिया। और सऊदी ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम कभी भी अपना डिफेंस पैक्ट एक्टिव कर सकते हैं और पाकिस्तान को सऊदी के लिए लड़ना होगा ईरान से, ये बात बोली थी खुद सऊदी ने। तो आप सोचिए, और पाकिस्तान तो भी इसलिए कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट हो गए तो हमारी धरती यूज होगी और फिर ईरान के साथ में ऑलरेडी हमारा वॉर पहले हुआ था, दोबारा फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में वहां पे डिस्टर्बेंस चल ही रहा है। और अंदर भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर आज तक भी स्टेबिलिटी नहीं आई है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट है। जो इनके लोकप्रिय लीडर हैं वो तो जेल के अंदर हैं, इमरान खान, और जो बने हुए हैं उनको पता ही नहीं कि पब्लिक उनको पसंद करती है या नहीं करती है। हमने खुद देखा था पाकिस्तान में चुनाव कैसे हुए थे। तो कुल मिला के पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका का है, अमेरिका की फंडिंग से बचा है, नहीं तो कहीं का कंगाल हो गया होता, बिक गया होता। और यही स्थिति सऊदी के फंड से बचा हुआ है। और आज इतने बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं। और कहा इन्होंने भारत में क्या दिक्कत है, नक्सलिज्म तक खत्म हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट में जो आपका पूरा सेपरेटिज्म मूवमेंट से सब शांत हो चुके हैं। भारत की तो बात ही मत कीजिए। और भारत की तो इमेज आप सोचिए, इजराइल ने, ईरान ने, दोनों ने पाकिस्तान को मना कर दिया है। इजराइल के ही खुद डिप्लोमेट ने कहा कि पाकिस्तान किस प्रकार की बात कर रहा है। इससे तो अच्छा हम लोग भारत को बात करें, भारत अगर मीडिएटर बने तो ज्यादा अच्छा है। और ईरान ने ये कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। अब ये बैठ के अपना मूंगफली भुनाते रहे, बैठ के पॉपकॉर्न बनाते रहे, कुछ भी बोलते, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी बात को कोई सीरियसली लेता है? ठीक खुद है, आपके अलावा मैं इनको थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। ठीक है आपका अली शुक्रिया, अशरफ जी, आपने मैं काफी आऊंगी चीजें आपके बताई पास हैं। एक बार सिर्फ संजीव जी से मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूँ जी कि आप बेसिकली ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं, आपको रियलिटी का नहीं पता है। आप सिर्फ वो कहानियों में, जो फिल्मों में आप फिल्में बनाते हैं, फिल्में देख के आप बेसिकली अपना परसेप्शन और नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो इस नैरेटिव की कोई अहमियत नहीं है। आपने भी सऊदी अरेबिया का कहा कि उसने ये कहा है, पता नहीं किस सऊदी अरब ने कहा है या किस ऑफिशियल ने कहा है, कोई ऐसी बात हुई ही नहीं है। लेकिन आपने अपने नेशनल मीडिया पे बैठ के उसको कोट करके उसके ऊपर अपनी कहानी बना दी है। तो ये चीजें जो है ये इंडिया के लिए जो है हमेशा मजाक का बायस बनती हैं। अभी आप देख लीजिए, आपके जो राहुल गांधी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी वो एक जोक है और मोदी जो है वो एक जोकर है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके लीडर कह रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर जोकर है इस सारे मामले के अंदर। तो ये चीजें देखिए कि जो तो फिर ये तो वही बात हो गई ना अली अशरफ जी, वही बात हो गई जहां आपके ऑपोजिशन में जो लीडर्स हैं वो भी तो सवाल उठा रहे हैं ना, वो भी तो बोल रहे हैं ना कि सरकार ने मुसलमानों का कत्ल करने का काम किया है। तो वैसी बात राहुल गांधी कर रहे थे, तो दोनों एक ही पाले में खड़े हुए हैं। तो फिर ये बात बैलेंस कैसे हुई यहाँ पे? मैं आऊंगी आपके पास, मैं संजीव जी का रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, पाकिस्तान आर्मी जो है उसको लेकर के एक सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको कि साइलेंट प्लेयर के रूप में यहाँ वो काम करे या फिर एक हिडन पावर के रूप में इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तानी आर्मी काम कर रही है? सर, तमाम जो चीजें, तमाम जो कंडीशंस अभी पाकिस्तान में नजर आ रही, फिर चाहे वो वॉर को लेकर हो, पाकिस्तान में हमलों को लेकर हो, क्राइसिस को लेकर हो। जी देखिए, जो वहाँ की सरकार है उसे वहाँ की आर्मी का पूरा सपोर्ट है। और शायद वही एक रीजन है कि अभी भी वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में है और अभी कंट्रोल से बाहर नहीं गई है। अगर पाकिस्तान आर्मी का साथ उनको नहीं रहता सरकार को, तो ये सरकार इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाती, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और सेम टाइम पर आई हुई हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो अफगानिस्तान के साथ वॉर ऑलमोस्ट चल ही रहा है। और जो टेररिस्ट प्रॉब्लम्स है जो उन्हें अपने वेस्टर्न बॉर्डर से मिल रही हैं, साउथ वेस्ट से भी और नॉर्थ वेस्ट से भी, उनको भी वो झेल रहे हैं। और इसी तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो वो सबको मालूम ही है, वो है ही है उनके पास सभी देशों के कर्ज है, IMF का कर्ज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि UAE ने तो कल अपना कर्ज वापस मांग लिया है इस वॉर के टाइम पर। और जहां तक अमेरिका का सवाल है,
अमेरिका ने इन्हें हमेशा अपना पार्टनर की तरह रखा है और हमेशा से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है और बिल्कुल। उसी से देश काफी टाइम से चल भी रहा है। और उनकी आर्मी के चीफ जो है आप जानते हैं वो बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं जी जी। ट्रम्प के साथ और अमेरिका के साथ, कि जहां भी उन्हें जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान आर्मी की, वो पाकिस्तान आर्मी को यूटिलाइज करेंगे। जी चलिए ठीक है। अली अशरफ जी, बिल्कुल आपका स्टेटमेंट मैं लेना चाहूंगी। साथ ही एक और बात यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप बात कर रहे थे नैरेटिव सेट करने की, कि जो लिखी लिखाई बातें हैं जो मूवीज में सीरियल्स में आ जाता है पाकिस्तान के लिए, उसी पर आगे हमेशा चर्चा होती रहती है। क्या नई है इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में? क्या नई कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान? और तमाम उन बातों का भी जवाब मैं आपसे चाहूंगी जो निपुण आलम बयान ने कही। अच्छा, अब देखिए, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, देयर इज नो डाउट कि उसमें चैलेंजेस हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि IMF जो है उसका प्रोग्राम है, हम उसके अंडर काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दूसरे देशों के जो है वो हमने लोन लिया हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि UAE ने अभी अपना जो कर्ज है वो वापस मांग दिया है। लेकिन क्या ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये किसी स्टेट को गिरा सकती हैं? क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? नहीं। आप जिस स्टेट को सुपर पावर कहते हैं उसका कर्जा देखिए कि वो आई थिंक उसकी अपनी इकोनॉमी के साइज से बड़ा हो गया है। तो उससे क्या अमेरिका गिर जाएगा? क्यों? ये इकोनॉमिकल चीजें हैं और इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा काम करती रहती है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखती है और अपनी अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ती रहती है। जहां तक रहेगी बात UAE की, अभी कोमोडोर साहब ने बात की कि UAE ने जो है इनसे अपना जो $2-3 अरब जो है वो वापस मांग लिए हैं। तो डेफिनेटली आप देखिए कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा क्राइसिस है वो UAE में है। अगर उनको इस वक्त जरूरत है पैसों की और वो कह रहा है कि मेरी इकोनॉमी डूब रही है और मुझे पैसों की जरूरत है, आपके स्टेट बैंक में हमने डिपॉजिट रखे हैं पैसे, तो आप वो पैसे अभी फिलहाल हमें दे दीजिए। तो क्या अगर वो हमारे पास हैं तो क्या हम उन्हें कहें कि नहीं दे सकते आपको, आप मुश्किल में है तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे? नहीं, हमने उन्हें कहा है कि वेलकम, हम आपके पैसे आपको देते हैं, आपको इस वक्त जरूरत है, आपकी इकोनॉमी को इस वक्त जरूरत है। और इस वक्त अगर ये जंग नहीं रुकती है तो आप ये देखिएगा कि UAE सबसे ज्यादा सफर करेगा। ठीक है। जहां जैसे पाकिस्तान और सऊदीया का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है डिफेंस का, इसी तरह इंडिया का UAE के साथ है। आपको ये देखना चाहिए कि आपको रीजन को डिस्कस करना चाहिए और रीजन के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि आप अपने हमसाये मुल्क के ऊपर जो है वो चढ़ें और उसकी खामियां ढूंढें, उसकी वीकनेसेस को डिस्कस करें और एंजॉय करें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें एज अ रीजनल पार्टनर्स हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज और जो है वो कमोडोर साहब ने कही कि हम जो है वो US के एज अ पार्टनर वो मेरे साथ रखता है, तो इसमें कोई शक नहीं है, हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और ये हमारी उसके साथ ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स की हिस्ट्री है। और ये भी एक फैक्ट है कि जो भी ताकतवर मुल्क होता है वो किसी कारआमद मुल्क को जिसकी से हो अपनी सोसाइटी के अंदर, उसको ही अपने साथ रखता है। किसी भी वो चलिए, समय की कमी है, मैं रोकना चाहूंगी आपको। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजीव मेहंदीरत्ता जी, निपुण आलम बयान जी, अली अशरफ जी, और इस चर्चा में ये जानकारी देने के लिए।